हाँ जी, शुरू करें भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कोई बच्चा ऐसा है जो लास्ट क्लास नहीं था हमारी? चलिए, तो लास्ट क्लास बेटा हमने सिर्फ थोड़ा सा बेसिक के बारे में बातें की थी। आज हम ऑफिशियली अपना कोर्स का पार्ट शुरू करेंगे आप सबके साथ में। लेकिन जो लास्ट क्लास बच्चे आए थे उनके साथ डिस्कशन हुआ था किस चीज़ के रिगार्डिंग? बेसिक्स के रिगार्डिंग। तो कुछ घर जाके बेसिक्स पे काम करना शुरू किया या फिर से इग्नोर कर दिया बेसिक को? हर बार की तरह हमने बेसिक के अंदर कुछ बातें क्या क्या की थी आपके साथ में? कुछ याद आया या अभी भी भूल गए हम? आपके साथ कुछ बेसिक बातें शुरू हुई थी और मैं एक बार वो बेसिक बातें दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा। हमारी अकाउंटिंग की लाइफ में ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी ये 5 चीजें? ये एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और इन पांचों के बैलेंस क्या क्या थे हमारे लिए? एसेट एक्सपेंस का बैलेंस क्या था और लायबिलिटी इनकम कैपिटल का। उसके बाद इंक्रीज किया तो सेम ऑर्डर, डिक्रीज किया तो रिवर्स ऑर्डर, और उसी के बेसिस पर सारी की सारी एंट्री जितनी भी आज तक आपने पढ़ी हैं वो सब इसी के बेसिस पर थी। और मैंने आपके साथ ये फर्स्ट क्लास में यही इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि ये आगे आने वाली मेरी बाकी की 80 क्लासेस को हेल्प करने वाला है। और आप सबका बेसिक अगर सही इस तरह से मेंटेन हो पाया तो आपको हर चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपके साथ उस दिन बात की थी कि अपने सिलेबस के बारे में, सिलेबस के रिगार्डिंग हमारी 3 बुक रहने वाली हैं। 3 बुक के अंदर एक बुक किस चीज की थी आपकी? प्रैक्टिकल चैप्टर की ना। आपका 100 मार्क्स का एडवांस अकाउंट्स का पेपर जिसके करीबन आपके कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं आपके। उसके अलावा आपके पास एक एएस की बुक जिसमें करीबन कितने एएस पढ़ने हैं हमने? टोटल 29 है, बट एप्लीकेबल कितने हैं? 27। और उसके अलावा जो थर्ड बुक आपकी रहेगी वो किसकी रहेगी? एमसीक्यू की। जैसे जैसे जो चैप्टर जो एएस होता जाएगा उसका एमसीक्यू वाला पार्ट भी साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। अभी आईसीआई का एक भी पेपर नहीं हुआ है न्यू कोर्स के अंदर, तो अभी इस वक्त पर कोई एज सच प्री डिफाइंड कोई परसेंटेज या फिर मार्क्स आइडिया नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो कौन से पार्ट से होगा कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपके पास काफी एएस से आ जाएं, काफी चैप्टर से आ जाएं, बट वो सब बात की बात है। अभी फोकस सिर्फ इस चीज पे कि हमें इन सब चीजों को पढ़ना है। कितने मार्क्स का आएगा कितने का नहीं आएगा वो अलग कंसर्न। पहले पॉइंट इससे हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो किसके साथ करें? चैप्टर साथ साथ। अच्छा, एक और चीज जो हमारी अब फाइनली इस चीज को लेकर कंफर्म हुआ है, 1 मार्च से आपके अकाउंट्स, लॉ और टैक्स कैसे रहेंगे? रेगुलर। मतलब ये कुछ दिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं, बच्चे आते हैं जाते रहते हैं, ऐसा होता रहता है, तो ये चलेगा और थोड़ा दिन ऑल्टरनेट। और उसके बाद ये 1 मार्च से कैसा हो जाएगा आपका? रेगुलर। रेगुलर को लेकर अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं रेगुलर प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट के अंदर होमवर्क करने का टाइम चाहिए होता है। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि मैं रेगुलर भी पढ़ाऊं और वो होमवर्क का इश्यू भी ना आए, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। और वो सॉल्यूशन का पार्ट ये रहेगा कि हम हफ्ते के फर्स्ट 4 डेज क्या करेंगे अपने पास? चैप्टर, ताकि आपके पास नेक्स्ट 3 डेज जो आए आप उसमें आसानी से इसका होमवर्क वाला पार्ट कर सकें। क्योंकि अगर मैं 6 के 6 दिन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो रोज होमवर्क करके आने का टेंशन रहेगा। और आप मिनिमम ग्रुप 1 अगर पढ़ रहे हैं इस वक्त पर, तो कम से कम आपको दिन में कितनी क्लास लेनी पड़ रही है? 3। और उन 3 क्लासेस के बाद आपको उसका होमवर्क भी करना होगा, रिवीजन भी करनी होगी, तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। इसी चीज को सिंपल रखने के लिए कि भाई कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होगा तो उसके इनिशियल 2 या 3 क्लासेस के अंदर होमवर्क कम होता है। होमवर्क बनना कब से शुरू होता है? 3rd या 4th क्लास के बाद से। तो उसके बीच में आपको क्या मिल गया? 3 दिन का गैप। यानी कि अगर मैंने थर्सडे को आपको होमवर्क दिया तो आपको वो होमवर्क कब दिखाना होगा? मंडे के दिन। तो टाइम मिल गया ना हमें यहां पर। और फिर यहां पर जो चलेगा सेकंड बचे दिन कौन कौन से बचे? फ्राइडे और कौन सा? सैटरडे। इसमें हम अपने पास साथ साथ क्या करेंगे? एएस।
कुछ एएस 2 क्लासेस के हैं, कुछ एएस आपके 3 क्लासेस के भी हैं, कुछ एएस 6 क्लासेस के भी हैं। तो जैसे जैसे हमें अकॉर्डिंगली टाइम मिलेगा, मुझे लगा कि जी एएस पे टाइम देना है तो मैं एएस पे टाइम दूंगा, बट 2 क्लासेस हम अपने पास अब किस पे करने वाले हैं, एएस के ऊपर। अच्छा, इस एएस का होमवर्क करने टाइम कितना मिलेगा आपको? 4 दिन का, क्योंकि अगला एएस कब स्टार्ट होगा उसके बाद? फ्राइडे। मैं एएस हमेशा इस तरह से कराऊंगा कि वो उन 2 क्लासेस में आपका एएस फिनिश हो चुका हो, ताकि वो अगले हफ्ते तक कैरी ऑन ना हो। अगले हफ्ते तक अगर जाएगा तो सिर्फ क्या जाएगा? होमवर्क। तो 4:2 की रेशियो में कोर्स को चलाएंगे, क्योंकि मैं 6 के 6 दिन कराने में होमवर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अच्छा, बैच रेगुलर रहेगा तो होमवर्क ज्यादा करने का मौका क्लास के अंदर ही मिलेगा। अच्छा, ज्यादा होमवर्क मुझे करना चाहिए, आपको करना चाहिए? अगर आप लोग करेंगे तो प्रैक्टिस ज्यादा हो पाएगी। क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे लास्ट क्लास के अंदर भी, काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मेजॉरिटी पार्ट आपका होगा तो बेटर आप सीख पाएंगे। मेजॉरिटी पार्ट मैंने किया तो मुझे और अच्छा आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं। अल्टीमेटली मेन गोल क्या है कि आप लोगों की अकाउंट्स के अंदर ग्रिप अच्छी बननी चाहिए। ठीक है जी। सो अकाउंट्स वाले पार्ट को लेकर रेगुलर पार्ट रहेगा। टाइमिंग हमारे हैं 2:30 टू 5:30, 2:30 टू 5:30 ये हमारे टाइमिंग्स रहा करेंगे। अभी जो बैच चल रहा है इस वक्त सिर्फ ये इसी मान लीजिए आपका 10-15 दिन के लिए चलेगा मुश्किल से, फिर हम नॉर्मल टाइमिंग्स पे 2:30 से 5:30 के बीच में रहेंगे। ठीक है जी, करें शुरू फिर अब फाइनली यहाँ पर। इन केस अगर किसी कोई क्लैशिंग वगैरह करती हो तो ऐसा कुछ होगा तो वो आप लाइव ऑप्शन में शिफ्ट हो सकते हैं, और लाइव ऑप्शन के अंदर हमारा मॉर्निंग का बैच है जो लक्ष्मी नगर में चलता है, वो 8 to 11 में चलेगा। तो अगर किसी को टाइमिंग का इशू हो तो अगर मैम से कंसल्ट कर लीजिएगा, वो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। फिलहाल नाउ एक बात बताइए, आपकी मर्जी का चैप्टर स्टार्ट करें, मैं अपनी मर्जी का स्टार्ट करूं? मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था चैप्टर के रिगार्डिंग हमारे कितने चैप्टर्स में बैलेंस शीट है? 5 चैप्टर्स में क्या बनेगी? कौन सी वाली बैलेंस शीट? वो बचपन वाली टी शेप, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। वो आसान बहुत थी, मजा आता था पढ़ने में, आसानी से बन जाती थी, टाइम भी कम लगता था। लेकिन आप लोगों को मैंने कहा था लास्ट टाइम पे भी कि आपके लिए जो मेजर कंसर्न आने वाला है वो अब कंपनीज के रिगार्डिंग आने वाला है। और कंपनीज के ऊपर एक्ट कौन सा अप्लाई करता है? और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप सबको बचपन में 12th क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया गया था फॉर्मेट्स को याद करने का। याद है आपने याद किया था? कोई बुक का नाम था ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका सबसे पहला चैप्टर ही किस चीज का था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जहां पर आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट अच्छे से याद कराया गया। आपने उसको अच्छे से वहां याद किया, एग्जाम में 3-4 मार्क्स में आया, काम खत्म हो गया। लेकिन जो आज यहां से अब फॉर्मेट शुरू होगा, वो फॉर्मेट आप किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर आपको इन कंपनीज की बैलेंस शीट का क्या करना है? ऑडिट भी करना है। तो ऑडिट करने के लिए पहले खुद को आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, हो सकता है कि किसी की प्रोफाइल ऐसी भी हो आगे जाकर कि अकाउंट्स को देखना पड़ रहा है, आप उसके हेड हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ऑडिट फील्ड में रहता है जो बच्चा, उसको बैलेंस शीट के अंदर आने वाले हर आइटम्स को चेक करने का काम मिलता है। तो यहां पर इसीलिए आपको बैलेंस शीट के हेड्स को डिटेल में बात करनी होगी। बट उस पर भी जाने से पहले शुरुआत से बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? पढ़ा हुआ है ना आप सबने, तो इतना सन्नाटा क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड की बेसिस पर? इनकम और पोजीशन या इनकम पोजीशन? इनकम और पोजीशन में क्या चीज? बैलेंस शीट। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूं, आप सबने वर्ड सुना, पढ़ा? कौन सा? अकाउंटिंग प्रोसेस। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर मैं वर्ड बोलूंगा ना तो आप मुझे फटाफट बता दो कि क्या क्या बनता है, लेकिन क्यों बनाना है पहले वो जान लें, किसके अकॉर्डिंग बनाना है फिर वो जान लें, फिर फॉर्मेट के बारे में बात करना शुरू करें। और उस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास दिखाए थे, कितने नोट्स थे? 27 बैलेंस शीट के नोट्स थे, और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स किसके रिगार्डिंग? प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग। तो उस पर जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या सीखी आपने कभी?
आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई किया? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद क्या करते आए थे आप? आपने इन्हें मेजरिंग भी किया, किस में किया? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हुआ। पहला एस्पेक्ट बताइए क्या? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां की थी? जर्नल में। जर्नल की हेल्प से आपने क्या करना शुरू किया? लेजर्स वाले स्टेप को क्या बोलते हैं? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब पोस्टिंग जर्नल एंट्री इनटू लेजर। ये लीजिए, आपने क्लासिफाइंग भी कर लिया। क्लासिफाइंग के बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है? समराइजिंग। ये आपका लेजर बन गया। और फिफ्थ पॉइंट में आपने बताया समराइजिंग। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस। अच्छा, नोटिंग की टेंशन में मत पड़ना, नोटिंग हो जाएगी, नोटिंग का टाइम पूरा मिल जाएगा, लेकिन जो चीजें समझने वाली है ना उसके पर्सपेक्टिव से चलें। जल्दबाजी में आपका क्या होगा? ध्यान ऊपर नीचे चलता रहेगा और बात यहां से फटाफट निकल चुकी होगी। तो आप मेरी बात, जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आप कोशिश करिए कि आपका पूरा 100% ध्यान मेरी तरफ रहे। नोटिंग के लिए जब मैं टाइम दूंगा तब नोट करिए। आपको लगता है फिर भी छूट गया तो ये शीट मिल जाएगी यार, पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में आ जाएगी आपके, वहां से काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान मेरी तरफ, क्योंकि अब आप वो रिस्क नहीं ले सकते। ऑल्दो आपको आपकी क्लासेस का बैकअप मिलेगा, लेकिन वो बैकअप को लेके भी मैं बता दूं, सिंपल सी बात है। इस चीज को लेके फाउंडेशन वाले जानते हैं मेरे को। मुझे अगर आपको लगा कि आप थोड़े से भी ढीले पड़ रहे हैं फेस टू फेस क्लास को अटेंड करने में, मैं 1 सेकंड लगाऊंगा, बैकअप बंद हो जाएगा। बैकअप इसलिए है कि भाई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपको आपके एग्जाम है मान लिया, लेकिन अगर आप बीच में इसलिए कि जी आज आ नहीं सकते थे, सर दर्द था छोटा सा मेरा, ऐसा काम नहीं। वैलेंटाइंस डे था, छुट्टी मार ली, नहीं। क्योंकि वो चीज फिर आपकी सीरियसनेस, आपकी सिंसियरिटी दिखाती है कि आप पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस है, सिंसियर है। मुझे 1 सेकंड लगेगा बैकअप बंद करने के लिए। बैकअप वैसे अवेलेबल है, लेकिन बैकअप का मतलब है फैसिलिटी, उसका गलत यूज करने के लिए नहीं है वो। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस के बाद एनालिसिस आपका स्टेप है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में एनालाइज करोगे किसको? फाइनेंशियल। तो ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, अगले 1-2 दिन में गायब हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद इसके बारे में जानना जरूरी है। ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन याद नहीं रहती हैं। बट यहां से इन चीजों को मेमोराइज, अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्चुअली करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। इंटर की सारी बातें लॉन्ग टर्म के लिए हैं। फाउंडेशन की तरह नहीं है कि फाउंडेशन में पढ़ा, वहां पास हो गए, बात खत्म हो गई। ऑल्दो वहां की भी कुछ चीजें यहां पे काम आएंगी, लेकिन यहां की बातें जिंदगी भर काम आएंगी, तो इसलिए ध्यान रखना है पूरा। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या लगता है जी कितने तरह के? 2। कौन कौन से 2? एक तो क्या? इनकम स्टेटमेंट। दूसरा क्या? पोजीशन स्टेटमेंट। क्योंकि क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में जान तो लें। सिर्फ फॉर्मेट थोड़ी है, फॉर्मेट से पहले की लाइफ क्या है वो जानना जरूरी। सो जी, इनकम स्टेटमेंट का मतलब बोलिए बोलिए। इट हेल्प्स इन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ किसका? बिजनेस का। बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब दैट इज बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ या फिर, बेटा एनपीओ पढ़ा है ना आप सबने, वो बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है? बैलेंस शीट यानी कि सिर्फ पोजीशन स्टेटमेंट बनाता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं है? क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है? प्रॉफिट और, तो एनपीओ का तो मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो क्या उसको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है, नहीं जाननी है? सोच के देखो।
है ना। ऑल्दो हमारे अब इंटर के कोर्स में एनपीओ नहीं है, जो आपने पढ़ लिया वहां पढ़ लिया। अच्छा एक और चीज भी थी, एनपीओ है क्या? प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या है? सेक्शन 8 क्या? किसका सेक्शन 8? कंपनीज का। तो वो रजिस्टर्ड किसके अंदर होता है? कंपनीज एक्ट में। लेकिन उसके ऊपर आपने जो फॉर्मेट बनाए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, वो नॉर्मल टी शेप ही बनाया था, एक्सपेंडिचर इनकम के फॉर्म में। उसकी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भले ही प्रॉफिट मोटिव नहीं है लेकिन कैलकुलेट जरूर होती थी, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको यह बताता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। बात समझ में आ रही है? सो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके लिए जब आप बात करते हैं तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप, या मैं एक बेटर तरीके से लिखूं, इन केस ऑफ कंपनीज क्या क्या बनाते हो बेटा आप? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और नॉन कंपनीज के क्या क्या बोल सकता हूं? कौन कौन से अकाउंट बनाए? ट्रेडिंग से पहले भी कुछ बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, और कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना। बैलेंस शीट क्यों जाएंगे? हाँ, इन केस ऑफ एनपीओ कह सकता हूं, क्या बन जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पॉइंट समझ में आता है? अच्छा धीरे धीरे इस बारे में भी समझेंगे। आपकी कुछ कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं। बैंक कंपनी है या नहीं है? किस तरह की कंपनी? बैंकिंग कंपनी बोलते हो आप। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और उसका अपना शेड्यूल है, उसके अपने लॉज हैं, अपने फॉर्मेट्स हैं। समझ में आ रही बात? कंपनी होने के बावजूद वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सेम ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आईआरडीए के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसका मतलब अलग अलग भी हैं, हर जगह पर ये लगेगा नहीं। बस हाँ कह सकता हूं कि ये थोड़ी सी हमारे इस कोर्स का अब गलत पार्ट है कि हमें ना इंश्योरेंस कंपनीज के फॉर्मेट सिखाए जा रहे हैं, ना हमें बैंकिंग कंपनीज के सिखाए जा रहे हैं। ओल्ड कोर्स में था बैंकिंग कंपनीज, 2019 तक इंश्योरेंस कंपनीज भी था, 2014 तक इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी था। ये तीनों के तीनों एक्ट हमारे यहां से हटा दिए गए हैं कि जी अब इनको बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में ही सीखे, यहां नहीं सीखना। यहां पे कॉमन वाला सिखा दो। कौन से वाला? कंपनीज वाला, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब आपको अब प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप करते ही सीखने को मिलेगा, वो भी अगर आपने उन कंपनी के कभी ऑडिट्स या अकाउंट्स को डील किया, वरना फिर वो मेहनत खुद करनी पड़ती है। ठीक है जी। नाउ इधर आ जाएं तो पोजीशन स्टेटमेंट में क्या है बेटा? ये किस चीज में हेल्प करेगी आपको? इट हेल्प्स इन डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बोलिए? एसेट्स और सिर्फ कैपिटल भी तो होता है उसके अंदर। तो बैलेंस शीट का मतलब यहां पर क्या हुआ? दैट इज एसेट्स के बारे में बात करेंगे, लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, और एंड कैपिटल के बारे में बात करेंगे। कैपिटल से एक और वर्ड बता सकते हो? नेटवर्थ। समझ में आती है बात? और सोच के देखिएगा, क्या मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, किसी कंपनी के एसेट्स 100 करोड़ हैं, क्या लगता है आपको कैसी है फाइनेंशियल पोजीशन? सिर्फ एसेट से पता नहीं चल सकता। अगर मैं आपको बोलूं जी इसकी लायबिलिटीज हैं, कहानी एकदम से बदल गई। 100 करोड़ के एसेट सुन के ओ वाह 100 करोड़, और लायबिलिटीज कितनी निकल के आ गई? 99.99 करोड़। तो इसका मतलब खुद का पैसा तो कुछ है ही नहीं, सारा किस पे है? लोन पे। अगर कंपनी कल को बंद होने लगी और एसेट बेचने पड़े तो लायबिलिटीज भी शायद पूरी तरह से पे ना हो पाए, क्योंकि जो बैलेंस शीट बन रखी है वो बन रखी होगी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। जब बेचने जाएंगे तो शायद उनकी वैल्यू इतनी मिलेगी नहीं, लेकिन लायबिलिटी वाला पूरे पैसे मांगेगा, तो आपकी कंपनी का यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा कब माना जाएगा? जब एसेट्स ज्यादा, लायबिलिटीज कम। वो तो अभी भी है,
ये बोलिए लायबिलिटीज कम, शेयर होल्डर फंड ज्यादा, अपना पैसा ज्यादा। अगर अपना पैसा ज्यादा तो आप कह सकते हो जी हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है। और इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए नॉर्मली जी कौन कौन से तरीके फॉलो किया आपने? इन केस ऑफ कंपनीज हम बनाते हैं बैलेंस शीट, मैं सिर्फ रफ बना के दिखा रहा हूं। वो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते थे आप बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और कुछ क्या इसके अलावा? एसेट्स। और दूसरा इन केस ऑफ नॉन कंपनीज आपने नॉर्मल बनानी सीखी है। कौन सी वाली? नॉर्मल बैलेंस शीट, टी शेप वाली, कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट। हमारे पूरे कोर्स में ये वाली बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं वर्किंग नोट में जरूर बना सकता हूं ऐसी बैलेंस शीट, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा होगा कि मुझे मेन बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन मेन बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे वर्किंग नोट भी बनाना है, तो मैं वर्किंग नोट में टी शेप जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं मेन क्वेश्चन के लिए एक भी क्वेश्चन में ये वाली बैलेंस शीट नहीं बनने वाली। बात समझ में आती है? क्या हमें पता चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? दो। कौन कौन से? इनकम स्टेटमेंट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट का मतलब जो हमें बताए हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और पोजीशन स्टेटमेंट क्या बताएगी? अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ने हैं ये कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं? हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ किसके? कंपनीज के। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में क्या क्या चीजें आएंगी? हाँ जी, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 financial statement of companies include the following. जी क्या क्या लिखूं बताइए नाम? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी गुड, नोट्स टू अकाउंट, खत्म? हाँ कुछ बोला बच्चा? यस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ऑल्दो एक बार भी इंटर कोर्स में नहीं आएगी, ये तभी आएगी जब आप किसी लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट के लिए जाएंगे, वहां आपको देखने के लिए मिलेगी, उसके अलावा यहां पर नहीं है। लेकिन ये वर्ड याद रहना चाहिए। क्या वर्ड है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं साथ इफ एप्लीकेबल, लेकिन यहां पर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा भी कुछ और है। उसके अलावा क्या है? बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर हमने डेमोज वगैरह चल रहे थे, हमने बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ ना कुछ दो वर्ड यूज किए थे। एक वर्ड था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक वर्ड था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दो वर्ड मैंने कौन कौन से बोले? एक एएस और एक इंड एएस। हम इनके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन जब हम एएस वाला सेक्शन शुरू करेंगे, जिस दिन मैं एएस वाला सेक्शन शुरू करूंगा तो मुझे पहले एएस के बारे में बताना पड़ेगा, फिर हम आगे की बातें शुरू करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से ब्रीफ में बताऊंगा एक बारी। बेटा एएस किस पे लगते हैं और इंड एएस किस पे लगते हैं? मैंने कहा था जी इंड एएस लगते हैं उन कंपनीज के ऊपर जो कि लिस्टेड हैं या फिर इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। अच्छा, लिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को मार्केट के लिए ट्रेडिंग के पर्पज से लिस्ट करा चुके हैं, या फिर वो अपने इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, इनका ये लिस्ट होने वाला है। कौन सी सिक्योरिटी? शेयर्स, डिवेंचर्स, कुछ भी, किसी भी तरह की सिक्योरिटी हो सकती है। और इसके अलावा वो कंपनीज जिनकी नेटवर्थ कितनी थी? 250 करोड़ या उससे ज्यादा। तो उसका मतलब बहुत बड़ी कंपनी, 250 करोड़ कम तो नहीं होता। और किसकी क्या वर्ड बोला मैंने? नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज, दैट इज कैपिटल। अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ वाला पॉइंट डालता है, या फिर आप लिस्टेड हैं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? इंड एएस। और अगर आप उसके अलावा कुछ भी बचे, कौन बचे आप? कौन बचे आप? बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज, या फिर आप कंपनी ही नहीं है। कौन कौन लोग आगे इसके अंदर? बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज और
नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या बोलते हैं इसे? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। इन 3 कैटेगरी के लोगों के ऊपर क्या लगता है आज भी? एएस। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें इंटर में क्या पढ़ना था? एएस। तो फिर हमें जो बैलेंस शीट पढ़नी चाहिए वो भी कौन सी पढ़नी चाहिए? एएस वाली। सर ऐसा भी अलग अलग है? इंड एएस में क्या अलग बैलेंस शीट पढ़नी है? बिल्कुल। इसी चीज को लेकर कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट आई थी। आईसीआई ने डिवीजन के थ्रू अलग अलग कर रखा है जी, कि कंपनी साइड बोलता है कि अगर आप एएस कर रहे हैं तो एएस की बैलेंस शीट अलग बन रही है, अगर आप इंड एएस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसकी बैलेंस शीट अलग बन रही है, और अगर आप एनबीएफसी तो उसके हिसाब से अलग चेंजेस हैं। ये सारी बातें कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 में लिखी हैं। और हमें कौन से वाली पढ़नी होगी? एएस वाली। मैं आपको एक बारी आईसीआई मॉड्यूल, देखो आईसीआई मॉड्यूल क्या लगता है आपको? यूज करना अच्छी बात है बुरी बात? अच्छी बात। क्यों अच्छी बात? क्योंकि आना ही कहां से है आपका पेपर? मॉड्यूल से। मॉड्यूल से आएगा पूरा? फाउंडेशन में आया? थोड़ा बहुत तो आया, लेकिन पास्ट ऐसा रहा है आईसीआई का कि उसने हमेशा मॉड्यूल को प्रेफरेंस दी है। और खासकर जब नया सिलेबस चेंज होके आता है ना, तो हमेशा वो आईसीआई प्रेफर करता है कि किस पे फोकस करे? मॉड्यूल के ऊपर। तो वो चाहता है कि बच्चा जब मेरे कोर्स को करने आया है तो वो मेरा ही पार्ट पढ़ के आए। कभी आज से 15 साल पीछे जाऊं, जब अभी मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, उस वक्त पर हम कहते थे जी मॉड्यूल में इतनी गलतियां हैं, लेकिन आज आईसीआई इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो अपने मॉड्यूल पे बहुत अच्छा काम कर चुका है। और उसके बेसिस पर उसने इस बार जब से आपका ये नया सिलेबस आया, उसने नए एग्जाम्पल्स, नए क्वेश्चंस, नए इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी तरह से ऐड किए हैं। तो हमें उस पर कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। हमने उसके लिए पार्ट को अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट करके रखा है ताकि एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस कुछ भी ना छूटे। अगर हमें अब इसके अलावा आईसीआई की मदद लेनी होगी तो हम लेंगे किसके लिए? एक तो आरटीपी के लिए और दूसरा किसका? एमटीपी के लिए, क्योंकि ये दोनों अभी इस अटेम्प्ट के लिए तो आ चुके हैं, अगले अटेम्प्ट के लिए अभी तक नहीं आए हैं। आपका नवंबर 24 या फिर आप इनकेस अगर कोई मई 25 जाने वाला है, वो उसके अकॉर्डिंग आरटीपी उनके अलग आएंगे। लेकिन अभी हम चलेंगे किसके हिसाब से? आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो चीजें हमारे पास काम की चीजें बनेंगी। ठीक है, यहां तक की बात। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, हमें अपनी बैलेंस शीट किसके अकॉर्डिंग पढ़नी है? एएस के अकॉर्डिंग। एएस की जो बैलेंस शीट है वो कौन से सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 133। और 133 का भी डिवीजन है, डिवीजन 1। डिवीजन 1 में मेंशन किया गया है किसके अकॉर्डिंग? एएस के अकॉर्डिंग। यहां पर पहला पॉइंट किसका बेटा? बैलेंस शीट। दूसरी चीज क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी चीज क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है आपके पास? नोट्स टू अकाउंट्स। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है आपके पास? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है जी। और ये सारी बातें किसके अकॉर्डिंग है जी? एज पर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एंड इसमें कौन सा डिवीजन एप्लीकेबल है? डिवीजन 1, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्लियर यहां तक की बात? कोई दिक्कत इस बात से है तो बताइएगा मुझे। यहां तक का क्लियर है? तो अब यहां तक पहले आप नोट करेंगे, इसके बाद से हम अपने पास आगे की बातें शुरू करेंगे। ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 डालकर इसको नोट करना शुरू करिएगा। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात, शायद अभी आपने अपना नया रजिस्टर लगा लिया हो, शायद कोई बच्चों ने नहीं लगाया होगा, लेकिन मैंने फाउंडेशन में भी सिखाया है, मैं यहां पे फिर से बोलूंगा। आपको अपने पेजेस के ऊपर क्या करनी है? नंबरिंग। जगह है ऊपर, नहीं है तब भी नंबरिंग करनी है, क्योंकि उस नंबरिंग को आपको किससे लिंक करना होगा? अपनी बुक के साथ। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इतना सारा टाइम नहीं है।
जब आप फाइनल रिवीजन करने बैठते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे एक बार दोबारा देखना है, वो ढूंढने में टाइम नहीं लगना चाहिए, इसीलिए उनकी लिंकिंग करके चलना होगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसलिए आपकी कॉपी के ऊपर पेज नंबर हमेशा होना चाहिए। जैसे ही आपके पास कितने बच्चों को अभी बुक मिल भी चुकी है, अभी आपने ही ली है सिर्फ अभी कुछ बुक हमारे स्टॉक में है, तो वो स्टॉक वाली बुक आपको मिल जाएंगी, कुछ बुक और आएंगी प्रिंट होकर, तो फिर उसके बेसिस पे आपको मिलेंगी। लेकिन बुक मिलने के बाद जितने क्वेश्चन हम कर चुके होंगे उसके हिसाब से आप उसे लिंक करेंगे। लीजिए नोट करना एक बार शुरू कर दीजिएगा बेटा। ऑनलाइन से किसी को यहां तक कोई डाउट हो बताइएगा, वरना अपने पास नोटिंग करते रहिएगा।
अब एक बार चेक करना गौरव, साउंड ठीक है? सो डिवीजन 1 सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3, और यहां पर पार्ट 1 में और पार्ट 2 में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट्स। और मैं आपसे कहा था कि हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के सारे नोट्स पूरे करेंगे और फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो वाला पार्ट करेंगे। एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा चैप्टर ये वाला? क्या लगता है आपको, बैलेंस शीट छोटी होती है बड़ी होती है? बड़ी होती है। तो एग्जाम के लिए वेटेज क्या होनी चाहिए? कितने मार्क्स में आ जाए काफी है? सोचिए कितने मार्क्स तक चलेगी आपको? ये है तो पुराना वाला पार्ट, क्योंकि पहले जो ओल्ड कोर्स हुआ उसके अंदर जो एग्जाम्स हुए उसके बेसिस पर, लेकिन चैप्टर तो वही वाला है। कौन सा लिखा है देखिए, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। पहले 3 अटेम्प्ट एग्जाम में आया ही नहीं। मैंने बोला स्टार्टिंग के एग्जाम आसान होते हैं, नहीं पूछते, डराते नहीं है बच्चों को। आपके अभी स्टार्टिंग में ही चलने वाले हैं। फिर 4th अटेम्प्ट में कितने मार्क्स में आया? लाइफ टाइम में पहली बार सीए का एग्जाम कैंसिल हुआ। कौन सा अटेम्प्ट? कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद से देखो, अच्छा अच्छी बात और बुरी बात यह कि 5 वाला टॉपिक अब है ही नहीं। इसके अंदर एक टॉपिक हुआ करता था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का। जितनी भी कंपनीज के मैनेजरियल पर्सोनेल्स होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, उनको कितना रेम्यूनरेशन, कितनी सैलरी दी जाएगी, वो भी हमारे कोर्स का कैलकुलेशन का पार्ट हुआ करता था। तो ये 5-5 मार्क्स वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे वही हैं। और जो ये 15-20 दिख रहा है, इवन इसमें 20 दिख रहा है, ये सारे कौन से वाले पार्ट हैं? जिसके अंदर बैलेंस शीट आई, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस आया, या फिर दोनों आ गए। और जो अभी आपका लास्ट नवंबर 23 का पेपर भी हुआ है, उसमें भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। इसका मतलब इसकी वेटेज कितने मार्क्स की बनती है जनरली? अच्छा इससे भी पीछे जाऊं, अगर मैं 18 से पीछे जाऊं, जब आईपीसीसी था, वहां का ट्रेंड ये था कि वो पूछते थे 10-10 मार्क्स के अंदर, सिर्फ बैलेंस शीट या सिर्फ पीएनएल। वो कभी भी कंबाइंड उन्होंने 20 मार्क्स में नहीं पूछा, इन्होंने पूछना शुरू किया। अच्छा हमारे पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि अब 30 मार्क्स में क्या है? एमसीक्यू। जब 30 में एमसीक्यू आ गया तो बचा कितने का? 70 में से मैं एक ही चैप्टर के ऊपर 20 मार्क्स का फोकस नहीं कर पाऊंगा। जो उम्मीद है वो ये है कि 14 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे। तो अगर इसकी मैक्सिमम वेटेज बनी भी तो 14 की बन सकती है। अब 14 मार्क्स में क्या लगता है, सिर्फ बैलेंस शीट, सिर्फ पीएनएल या दोनों? मैं डालने को दोनों भी डाल सकता हूं। क्वेश्चन ऐसे हैं बुक के अंदर कि 14 मार्क्स में भी कवर हो सकता है, बट वो इतना लेंथी नहीं होगा। सारे नोट्स नहीं बन रहे होंगे, टोटल मिलाकर 10 नोट बन रहे होंगे बस। तो इसका मतलब 14 मार्क्स तक भी जाएगा। लेकिन हमें प्रिपेयर उस लेवल का करना है कि हमें यहां के लिए नहीं, बाद में इंटर्नशिप के लिए भी काम आए। क्योंकि आपकी इंटर्नशिप ऐसी कंपनी में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है जो एएस में भी डील करती है और जो इंड एएस में भी डील करती है। बट पहले एएस वाला पार्ट आप अभी सीख रहे हैं, जैसे आप सीए फाइनल में पहुंचेंगे वहां पर आपका इंड एएस वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इसको एक्सपेक्टेशन कितने मार्क्स की दे सकते हैं? 14 मार्क्स तक की। अगर देखो सिर्फ बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया तो एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने रहेंगे? 10 मार्क्स। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया तो एक्सपेक्टेड कितना रहेगा? 10 मार्क्स। दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आया तो 14 मार्क्स। क्लियर है यहां तक की बात? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? नाउ अब पार्ट 1 के अंदर जो फॉर्मेट है वो किस चीज का फॉर्मेट है? बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए क्या लगता है, बैलेंस शीट के नीचे डेट क्या आती है? एज ऑन, उस दिन या उस दिन तक की। सोचिए
अगर आप बनाते हो बैलेंस शीट, ये बोलते हो जी, आपने कुछ वर्ड सुने हुए हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इसका क्या मतलब हुआ? पूरे साल में क्या हुआ? या फिर आप बनाते हो जी एज ऑन, उस दिन क्या है, उस दिन कैपिटल कितना है, उस दिन लायबिलिटीज कितनी है, उस दिन एसेट्स कितने हैं, आप उसके हिसाब से बनाते हो। अच्छा, बैलेंस शीट के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर आपको हमेशा प्रीवियस ईयर फिगर्स भी देनी पड़ेगी। कौन से वाली? प्रीवियस ईयर फिगर क्यों देनी है? आप सबने कुछ दो वर्ड सुने हुए हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स सुने? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आपके कोर्स में था 12th में, हट गया होगा, लेकिन कंपैरिजन को लेकर दो वर्ड और चलते हैं। एक तो होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, और इंट्रा फर्म अपने आप का ही प्रीवियस ईयर से। फॉर एग्जांपल समझ में आती है बात वाली? यानी कि आपका सीए फाउंडेशन में 1% आया, आप उसका कंपैरिजन किसी और दोस्त के साथ करते हो तो इंटर फर्म कंपैरिजन, आप अपनी 12th से करते हो तो समझ में आ गया ना? तो ये बैलेंस शीट बनेगी आपकी एज ऑन, जो भी डेट आ सकती है वो डेट लिखेंगे, लेकिन डेट हमें यहां नहीं लिखनी, हमें कहां लिखनी है, उसके लिए अलग से जगह बनाई गई आपके लिए। अब यहां से फॉर्मेट आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। लीजिएगा, बेटा सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के नीचे आएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लेकिन पहले पर्टिकुलर्स आएगा। उसके बाद यहां पर नोट्स के बारे में बताएंगे। फिर अगला क्या कॉलम होगा ना? डिटेल्स नहीं, कैश फ्लो थोड़ी बन रहा है। यहां पर आएंगी फिगर्स, कौन से ईयर की? करंट ईयर की। आप पहले प्रीवियस दिखाना चाहोगे, आप पहले दिखाओगे करंट ईयर, उसका कंपैरिजन दिखाओगे प्रीवियस ईयर से। तो यहां पर जो फिगर्स आने वाली हैं फॉर किसके लिए? करंट ईयर। करंट ईयर रिपोर्टिंग पीरियड बोल सकते हैं आप, या करंट रिपोर्टिंग पीरियड बोल सकते हैं। और यहां पर आप क्या लिखेंगे? फिगर्स ऑफ किसका बेटा? प्रीवियस ईयर। फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। और 100% क्वेश्चंस में ये कॉलम बनेगा ही नहीं, क्योंकि आईसीआई ने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा हुआ जिसमें प्रीवियस ईयर फिगर डालनी हो। सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो उसके पास प्रीवियस ईयर फिगर होंगी, सिर्फ एक केस में नहीं होगी, जब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस होगा। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस के केस में आपके पास प्रीवियस ईयर फिगर हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए यहां पर आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि कॉलम बनता है, यूटिलाइजेशन कब होगा? जब आप इसको प्रैक्टिकली कभी डिस्कस करेंगे। चलिए अब बताइएगा, आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हैं इसके हेड्स के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रट्टा मारा था अपनी 12th क्लास के अंदर, तो आप मुझे यहां से बताते हुए चलेंगे। हाँ जी बेटा, पहला हेड, कुछ हेल्प मैं करता हूं, कुछ हेल्प आप करना मेरी। ये लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर आगे का मुझे बताएं, उससे पहले आप बताइए इक्विटी का मतलब क्या? मतलब पूछा, टाइप नहीं पूछा। आप जब ये वाली बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, ये वाली आपकी बचपन की बैलेंस शीट, ये एसेट्स हो गए, ये क्या हो गए, ये भी क्या हो गया, और ये साइड भी कौन सी थी? लायबिलिटी में कैपिटल क्या कर रहा है?
क्योंकि आप लोगों के जवाब मुझे जरूर चाहिए कि भाई लायबिलिटी में कैपिटल क्या कर रहा है, क्योंकि कैपिटल भी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। और जो नॉर्मल लायबिलिटी लिखी है ये कौन सी होती है? आउटसाइडर, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और वही दोनों लायबिलिटी अब किस नाम से बोली जाती हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब इंटरनल लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स का पैसा, और दूसरा उसके बाद वो लायबिलिटीज जो बाहर वालों का पैसा है। तो इसीलिए वही तरीका है, बस कहने का नाम बदल दिया है। अब ये इक्विटी जो है किस नाम से बोली जा रही है यहां पर? क्या है ये? इंटरनल लायबिलिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये लायबिलिटीज कौन सी बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस बात से? नाउ अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर अगला हेड बोलिए बेटा, कौन सा हेड? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर भी कुछ और होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला हेड आपने बताया मुझे शेयर होल्डर्स फंड। देखो ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट ना करते हुए ये वाला हफ्ता पूरा खींचेगी, क्योंकि बैलेंस शीट वो नहीं है कि लिखा, हेड्स याद कर लिए, काम हो गया। उनके अंदर क्या क्या आता है वो सारी चीज जाननी जरूरी। मैं आपको क्वेश्चन का लेवल दिखाऊं एक बारी, ताकि आप पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान में रखें कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा पहला चैप्टर ये उठाने का मोटिव क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बोलूं ना, तो चैप्टर आसान नहीं है। जनरली टीचर्स क्या करते हैं? आसान सा चैप्टर उठा लो, छोटा चैप्टर उठा लो, जल्दी खत्म हो जाएगा, बच्चे को आने में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे पता है कि ये चीजें करने के बाद आपको आगे आने वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो ये चीज थोड़ी सी स्ट्रेच करेगी, सिर्फ समझाने के काम पे काम करेगी, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो बहुत बड़े तरीके से काम करेगी। मैं आपको एक लेवल दिखाता हूं, उसके बाद हम अपने पास अकॉर्डिंगली बात करते हैं। आपके पास आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं कुछ चीजें, ताकि आप बुक को भी समझ पाएं। एक और चीज देख लीजिएगा, आपकी चैप्टर के फर्स्ट पेज पर मैंने इस तरह से मेंशन भी कर दिया है कि आपका कौन सा चैप्टर कितने वेटेज में कौन से अटेम्प्ट में आया। अगर वहां पे इस वाले में 20 लिखा हुआ था पहले, वहां पर या 15 लिखा हुआ था आई गेस, तो 5 कौन सा वाला हट गया होगा? जो टॉपिक हट गया है, मैंने उसके हिसाब से लिख दिया जी, ये 10 का, ये 20 का, ये 20 का और ये 10 का। और नवंबर 23 अब यहां पर एडिशनल ऐड कर पाएंगे कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। ठीक है जी। नाउ अब पॉइंट इज, मुझे आपको एक क्वेश्चन दिखाना है ताकि आप लोग ये देख पाएं कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन को पूछा जा चुका है पहले। फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कौन से हेड में आता है? शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल। अब पढ़िए, पढ़ लिया? मैं पढ़ूं? क्वेश्चन ने बोला जी हमारे पास 5000 6% प्रेफरेंस शेयर कितने ईच हैं? 5 लाख के, और 10,000 इक्विटी शेयर 10 लाख के। इशूड कैपिटल जो है 1 अप्रैल 20 के दिन कितना है? 7,20,000, जिसमें 6,000 शेयर कैसे हैं? फुली पेड अप, और 2,000 शेयर कैसे हैं? 60 पेड अप, यानी कि पार्टली पेड अप। द डायरेक्टर्स मेड अ कॉल, कितने की कॉल की इन्होंने? 40 रुपए पर शेयर। ऑन 1 अक्टूबर 20 अ शेयर होल्डर कुड नॉट पे दी कॉल, कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे, एंड हिज शेयर्स वर देन फॉरफिटेड एंड रीइश्यू कितने पे कर दिए? 90 पर शेयर फुली। ये कुछ याद तो है ना? ये कुछ क्या पढ़ा था हमने? क्या है ये चीज? फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, और उससे कौन सा प्रॉफिट निकलता था? कैपिटल रिजर्व। उसने बैलेंस शीट के अंदर इन सब का ट्रीटमेंट करवाना है।
तो आप समझ सकते हैं कि जो शेयर होल्डर फंड में आप सिर्फ पहले शेयर कैपिटल लिख के खुश हुआ करते थे, अब वो खुश होना आसान नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जब ये आया तो कितने मार्क्स में आया? तो 20 मार्क्स के अंदर एक पहला ही पॉइंट किस चीज का है? एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, और वो एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी वाली एडजस्टमेंट, ऐसे ही नहीं। इसको कहां कहां दिखाना चाहिए आपको? मैं एक छोटा सा याद, आपकी पुरानी बातें याद कर रहा हूं। अगर आपने कोई शेयर फॉरफीट किए हैं तो कहां दिखाते थे? याद है? नोट्स टू अकाउंट में। पूरा बोलता हूं, सबसे पहला कैपिटल कौन सा होता है? ऑथराइज। दूसरा इश्यूड। तीसरा सब्सक्राइब में दो होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। उसमें नीचे माइनस करते हैं कुछ कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कौन से होते हैं? जिनको फॉरफीट किया, जिनको फॉरफीट नहीं किया। जिनको फॉरफीट नहीं किया, और अगर मैंने किसी को फॉरफीट किया पर रीइश्यू नहीं किया तो अलग से ऐड करते थे शेयर फॉरफीटेड अकाउंट का बैलेंस। अब हो सकता है आपको याद हो सकता है आप भूल चुके हो, तो मुझे शेयर कैपिटल का नोट बनाते वक्त फॉर फ्यूचर वाले क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो टाइमिंग लगेगी, आपकी टाइम लगेगी, क्योंकि बैलेंस शीट आसान नहीं लगेगी जब तक आप इसको पूरा डिटेल में नहीं कर लेते। ठीक है जी, आइए वापस से आते हैं आपके पास। अगला हेड हम डिस्कस कर रहे थे शेयर होल्डर फंड के अंदर। क्या बोला अपना पहला पॉइंट बेटा आपने? शेयर कैपिटल। और नोट नंबर क्या रहेगा बेटा? 1। सेकंड बेटा बी पॉइंट बताइए क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2। और वैल्यूज जो हैं फिलहाल के लिए आप दोनों जगह लिखेंगे जरूर, ऑल्दो प्रीवियस ईयर फिगर आपके अब काम की आगे के लिए नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। बेटा सी पॉइंट बताइएगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है या सिर्फ हमने सुनी हुई है? सुनी है ना हमने चीज, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, लेकिन होते क्या है नहीं पता। तो इसीलिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ काम क्या था याद कर लीजिए, यहां पर क्या है कि क्यों होता है वैसा। अच्छा, ऑल्दो आपको ये बुक में देखने को नहीं मिलेगा पॉइंट, लेकिन ये होता क्या है ये जानना जरूरी होगा। आपने लेकिन शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट तो सुने होंगे शायद। अच्छा, कंपनी शेयर कितना था आपका फाउंडेशन में? सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो वहां शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट नहीं आए होंगे फिर। ठीक है, कोई नहीं, यहां पर कवर करेंगे। अगला बेटा बी पॉइंट बताइए। यस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फोर्थ। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा सी पॉइंट किसके लिए? नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म। और कुछ बेटर? 1 साल से ज्यादा, 12 महीने से बाद में देना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी चले। जब मैं लायबिलिटीज पे पहुंचूंगा तो मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा साथ साथ कनेक्ट करते हुए चलें कहानी को बेटर समझने के लिए। ये नोट नहीं करना है, अभी सिर्फ समझना है। बेटा 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, मैंने 1 जुलाई 2023 को एक क्या लिया? लोन लिया। लोन लिया कितने महीने का? 18 महीने का। ये लोन मेरे लिए लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म? बोलिए, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। क्यों है लॉन्ग टर्म? क्योंकि ये लोन 12 महीने से ज्यादा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये देखना कब है? इस दिन क्या बनती है आपकी बैलेंस शीट में? क्या दिखानी होती है? नॉन करंट लायबिलिटी या फिर? तो अब बताइए, ये जो आपने लोन लिया इसके कितने महीने पूरे हो चुके हैं? एक और काम करते हैं, ये 18 महीने पूरे कब होंगे? सोचिए, 1 जुलाई 23 है ना, 12 महीने कब पूरे होंगे? 1 जुलाई 24, और 6 महीने और ऐड कर दीजिए। 31 3 नहीं, 31 12 24।
देख लीजिए, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। और अगला साल कब एंड होगा? 31 मार्च 25 को। अब आपने बैलेंस शीट कब चेक बनानी है अपने पास? 31 मार्च 24 के दिन। इस दिन आपके लिए ये वाला लोन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके 18 महीने में से कितने महीने तो पूरे हो चुके हैं। इस दिन आपकी बैलेंस शीट के दिन आपका ये लोन, क्या ये मोर देन 12 मंथ्स है? अगर होता तो ये क्या बन जाता? नॉन करंट। क्या ये इक्वल टू 12 मंथ्स है? अगर होता तो ना, करंट लायबिलिटी। और अगर ये लेस देन 12 मंथ्स है तो भी करंट लायबिलिटी। एग्जैक्टली 12 मंथ्स भी किसमें आते हैं? करंट लायबिलिटी के अंदर। तो एक तो माइंड से क्लियर निकाल दो, डाउट निकाल दो कि सिर्फ 12 महीने बोलने वाला पॉइंट नहीं चलेगा। अगर 12 महीने बोलने भी हैं तो किस दिन देखने हैं वो? ईयर एंड के दिन। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा क्या लायबिलिटी 12 महीने के बाद देनी है। चलिए मैं कहता हूं जी 18 नहीं है, 24 है। अब बताइए, अब ये 24 महीने वाला कितने महीने पेंडिंग है? 15 महीने। क्या ये अब आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी है? यस। अच्छा 31 मार्च 25 के दिन बताना कितने महीने बचे? 3 महीने। तो आपके लिए फिर से लायबिलिटी कैसी बन गई? इसका मतलब हर लायबिलिटी हर ईयर एंड पर रिकॉग्नाइज की जाती है, चेक की जाती है, रिव्यू की जाती है कि क्या ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आएगी या फिर शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आएगी। टी शेप की तरह नहीं एक बार लिख दिया बात खत्म हो गई, नहीं, हर ईयर एंड पर चेक करो कि क्या वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जाएगी या फिर शॉर्ट टर्म में। अच्छा, और लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर कितनी लायबिलिटीज होती हैं? पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, गुड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर क्या बनेगा बेटा? 5। जहां जहां मुझे जिस पॉइंट को लेकर डिस्कशन करना मैं साथ साथ करता हुआ चलूंगा आपके साथ में जी। उसके बाद लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म पूछना था किस वजह से बोल रहे हो? एक रेशियो होती थी डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डेट अपॉन में इक्विटी। और डेट में क्या क्या आते थे? लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सिर्फ 2 चीजें होती है क्या? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जो कैलकुलेशन है वो आपको सिखाएगा कौन सा? एएस 22। बैलेंस शीट के अंदर आने वाले हर हेड पे जहां जहां पे जो जो एएस अप्लाई करता होगा मैं उसका नंबर लिख के चलूंगा आपके साथ। नोट नंबर क्या बनेगा? 6। बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद अदर, बोलो बोलो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और डी पॉइंट के अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और इनके नोट बन गए 7 और 8। बताइए कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक? हाँ जी, सी पॉइंट के बाद अगला पॉइंट डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या क्या आएगा? करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटीज में बेटा पहला हेड बड़ा ही आसान था हुआ था। ऊपर वाला क्या लिखा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नीचे क्या आ जाएगा? नोट नंबर कौन सा? 9। बेटा अगला बता दो। 9 नंबर बी पॉइंट मतलब क्या आता था? अच्छा इसमें कितने और आएंगे भी? 3। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म प्रोविजन आना एक तो ठीक है, बढ़िया। अदर करंट लायबिलिटीज आनी है और ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इसके अंदर थोड़ा सा डिवीजन वन ने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नोट बनाएंगे अलग से। हम उसको यहां पर फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे ही लिख के दिखा रहे हैं,
जब नोट बनाया जाएगा तब उसकी डिटेल में वर्किंग दी जाएगी. वर्ड इज ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल के अंदर फर्स्ट टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर. कौन से क्रेडिटर बेटा? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. उसके अलावा सेकंड इसी के अंदर टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर अदर देन कौन से बेटा? अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. जब हम ट्रेड पेबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में अलग से डिस्कशन होगा. कुछ ये वो चीजें आपने पहले नहीं पढ़ी हुई कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है. अच्छा, माइक्रो मैक्रो तो सुना होगा आप लोगों ने. माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल इसी तरह का एक और वर्ड भी होता है कुछ, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. यहां पे हम बात कर रहे हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. नोट नंबर 10 जब आएगा उसके बारे में डिस्कशन होगा. उसके अलावा सी पॉइंट बेटा, अगला क्या? अदर, शॉर्ट टर्म नहीं, वर्ड है अदर करंट लायबिलिटीज. इसने शॉर्ट टर्म नहीं लिखवा रखा है, इस वर्ड को अदर करंट लायबिलिटीज लिखवा रखा है. और जो डी पॉइंट बनेगा वो बनेगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नोट नंबर 12. तो सिर्फ लायबिलिटी साइड के ही कितने नोट बन जाते हैं? 12. और यहां पर आ गया इसका टोटल. लायबिलिटी की तरह एसेट साइड में 4 हेड नहीं है, सिर्फ कितने हेड हुआ करते थे? 2. कौन कौन से जी? इधर एसेट साइड आ गई. एसेट साइड में पहला हेड नॉन करंट एसेट्स. आपने क्या पढ़ रखा है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. पहले क्या आया करता था? फिक्स्ड एसेट्स. उसको चेंज किया गया और यहां पे डाला गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये चेंज हुआ था 1 अप्रैल 2016 के दिन. ऑल्दो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल कब से आ रखा है? 2013, जब कंपनीज एक्ट आया. 2016 में आके एक अमेंडमेंट आई और अमेंडमेंट के बाद से नॉन करंट एसेट के हेड से फिक्स्ड एसेट को हटाकर डाला गया कौन सा वर्ड? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. शायद आप में से किसी को याद हो, इसके लिए एएस कौन सा अप्लाई होता है? 10. वेरी गुड. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ये जितने भी मैं एएस के नंबर लिख रहा हूं सब एएस हमने डिटेल में पढ़ने हैं. नोट नंबर रहेगा इसका कौन सा? 13. फिर बी पॉइंट बताइए. एक सवाल है आपके लिए, एक सेकेंड. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन से वाले एसेट आएंगे? टैंजिबल, इंटैंजिबल या बोथ? बोलिए. ये सिर्फ वो आएगा या इंटैंजिबल भी आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएंगे? नहीं. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सिर्फ किसकी बात करता है? टैंजिबल एसेट्स की. या तो आप यहीं पर एंड करके इंटैंजिबल लिख लीजिए या नीचे बनाकर पॉइंट डाल दीजिए. हम इसको नीचे बना के लेके चलेंगे, इंटैंजिबल अलग से लिख के चलेंगे. एंड वाला तरीका भी चलता है, नीचे ऐड करके अलग से चलता है. तो हम उसको अलग से लिख के चलेंगे क्योंकि मुझे उसके साथ साथ उसके एएस नंबर को भी लिखवाना है. इंटैंजिबल एसेट्स. और बेटा इंटैंजिबल एसेट्स का एएस भी याद होगा आपको, 26. उसके बाद सी पॉइंट क्या आएगा बेटा? करिए करिए, कोशिश करिए.
वर्ड इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होता है? कौन से एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स में भी क्या? टैंजिबल, क्योंकि आपका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो इंटैंजिबल एसेट भी हो सकता कंप्लीट ना हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटैंजिबल एसेट्स अंडर, तो वो यहां आ जाता है इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हाँ जी, उसके तो चार्ट में क्या लोगे आप? तो फिर बात तो वही होगी ना, हेड वाइज अलग से लिखनी होती है, मैं इसको अलग से एक सिंपल हेड दे रहा हूं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड टैंजिबल इंटा वो लिखना है, वो हेड बना लीजिए, लेकिन उसके अंदर मेन चार यही पॉइंट आने हैं, तो मैंने उसको अलग अलग लिख के दिखाया है। इसीलिए नोट नंबर क्या रहेगा आपके लिए? 14, 15 और 16। नाउ अब इसको ना एज सच ए पॉइंट आप बोल सकते हैं, आपको इसकी हेडिंग डालनी है डाल लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे भी आ जाएगा। उसके बाद बेटा बी पॉइंट, अब क्या बेटा हेड आएगा आपके पास? कौन कौन से हेड बचे? पुरानी यादें सारी याद आ रही हैं आज। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था, और कुछ भी है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और कुछ? डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और कुछ? अदर नॉन करेंट, यानी कि टोटल मिलाकर 5 हेड हैं। पहला हेड कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद अगले हेड में आ जाइए। आप किसके बारे में लिख सकते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। बेटा इन्वेस्टमेंट का भी कोई एएस होता है? याद है किसी को कुछ? इन्वेस्टमेंट का एएस, एएस 13। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद सी हेड, कौन सा हेड आएगा बेटा? डेफर्ड टैक्स एसेट्स। और डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए फिर से कौन सा एएस वापस आ गया? 22। उसके अलावा डी पॉइंट में आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ई पॉइंट में अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसका नोट नंबर 18, इसका 19, इसका 20। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगला हेड किसका बनेगा बेटा? करंट एसेट्स का। और करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहली चीज, पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सीधा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज से पहले भी कुछ था? लूज सब हेड के सब हेड बताए तुमने तो सीधे। मेजर हेड क्या था? सबसे पहले क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। और करंट इन्वेस्टमेंट के लिए एएस नंबर फिर से कौन सा लगेगा? एएस 13। नोट नंबर कौन सा बनेगा? 21। बी पॉइंट में क्या? अब है आपके पास क्या? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का तो एएस जानते हैं आप सब, एएस 2। नोट नंबर रहेगा आपका 22। अच्छा, इसमें कौन सी वाली इन्वेंट्री आएगी? क्लोजिंग स्टॉक, 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। बट स्टॉक में टाइप्स क्या क्या होंगे? रॉ मटेरियल होगा, इसमें नहीं होगा? किस केस में? अगर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो फिर डायरेक्टली फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स ना बोल तो बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड। उसके अलावा लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और कुछ और भी आएगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां पर हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। सी पॉइंट, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स,
जिसके लिए नोट नंबर क्या बनेगा आपका 23। डी पॉइंट के अंदर आपके पास आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 24। ई पॉइंट में आपके पास आएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्या चीज एडवांसेस नोट नंबर 25। और एक और कौन सा आ गया बेटा अदर करंट एसेट्स। और ये अदर करंट एसेट्स का नोट नंबर रहेगा 26। एंड देन फाइनली इसका भी टोटल। बताइए जी, क्या कुछ बच गया है क्या? बैलेंस शीट से जुड़ी हुई एक और चीज क्या होती है? नोट्स टू अकाउंट तो है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट तो 26 बन गए, कुछ और भी है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, सुने वर्ड कभी ये वाला? लायबिलिटी बताओ भाई, लायबिलिटी क्या होती है? जो हमें पैसा किसी को देना है, कब देना है? क्या, लेट्स सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिया, क्या ये पैसा मैंने आपको वापस देना है नहीं देना है? क्या ये मेरी ऑब्लिगेशन है या नहीं है? क्या पैसा आज देना है नहीं देना है? अगर उधार ले रखा है, मैंने पहले उधार ले रखा है, आज मुझे पैसा देना है नहीं देना है? देना है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या बोलते हैं इसे? ड्यू टू पास्ट इवेंट। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ था? मैंने आपसे पैसा उधार लिया था और आज मेरी क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पैसा देने की लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी को बोला गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। एक और वर्ड क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब पैसा देना है नहीं देना है? ये डिपेंडेंट है ऑन अ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। तो इसीलिए लायबिलिटी के लिए तो बोला गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए बोला गया पॉसिबल ऑब्लिगेशन। फ्यूचर भी नहीं बोल सकता। फ्यूचर बोलते हो इसका मतलब आप मानते हो कि लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज होनी है। पॉसिबल का मतलब शायद नहीं भी हो, अनसर्टेन है, डिपेंडिंग है किसी एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अराइज ये भी पास्ट इवेंट की वजह से हुई होगी। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजेस ड्यू टू पास्ट इवेंट, और इसको भी कंपनीज अपनी बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट के नीचे दिखाएंगे, और किस नाम से दिखाएंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और इसके अलावा इसमें एक और वर्ड भी जुड़ जाता है, कमिटमेंट्स। और जो इसका नोट नंबर चलेगा वो नोट नंबर क्या रहेगा? 27। तो टोटल मिलाकर बैलेंस शीट से रिलेटेड कितने नोट्स चलने वाले हैं आपके? 77। ये सिर्फ लाइंस नीचे आ गई हैं, ये इस बैलेंस शीट के ऊपर वैसे नहीं लिखा हुआ, आप इसको अलग से नोट बना के दिखाते हैं। तो इस चीज की कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सर बैलेंस शीट के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लिखा हुआ है, वो फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट बोला जाता है, और कुछ नहीं। बताओ जी, यहां तक सबने लिख लिया है? मैं नोट नंबर 1 का कुछ डिस्कशन अभी करूंगा आपके साथ में। यहां तक अगर आप सबका हो गया तो नीचे करूं, मैं स्लाइड करूं नीचे में। मैं अभी बैलेंस शीट का नोट 1 का फॉर्मेट बनवा रहा हूं, जो कि हमें पहले से पता था, वो वाला पार्ट। उसका डिस्कशन अभी बाकी रहेगा। आज पहले नोट नंबर 1 की हेडिंग डाल रहे हैं आप सब। नोट नंबर 1 किस चीज का बनाया बेटा आपने? शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग बनाया है। और शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें आने वाली हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा भी इससे ग्रेजुएशन की हुई है, वो ग्रेजुएशन के बाद आया है? और कोई?
बाकी सब फाउंडेशन के रास्ते से आए ना। सो हम थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलेंगे बातों को, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला थोड़ा सा भूल चुका होता है बातों को पुरानी, लेकिन फिर भी डिस्कशन और डिटेल में करके चलेंगे। तो जी यहां पर क्या आ गया आपका अमाउंट, यहां पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। बेटा मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, अगर मेरी उम्मीद गलत है बता देना, क्या हमें इसके अंदर आने वाले कैपिटल के बारे में पता है? खासकर बेटा ग्रेजुएशन वाले बच्चे आप, क्या आपको पता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह क्या है? नहीं पता हो, जो कैपिटल ना पता हो मुझे बता देना, मैं उसके बारे में डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि ये सब चीजें हमने 12th में पढ़ी होती हैं। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना है, फाउंडेशन जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने भी पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन में भी एक कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कवर होता है, लेकिन फिर भी इन केस नहीं पता तो बोल दीजिएगा। सो ऑथराइज कैपिटल, बेटा ऑथराइज कैपिटल वैसे थोड़ा डिस्कस करूंगा। कौन सा कैपिटल होता है? मैक्सिमम कैपिटल। जो मैक्सिमम कैपिटल क्या करना होता है? रेस कर सकते हैं, किससे? पब्लिक से। तो आपके पास यहां पर क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। ये नंबर ऑफ शेयर किस चीज के हो सकते हैं? या तो इक्विटी के या फिर किसके? प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस 10 का हो सकता है या फिर 100 का, या फिर कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से बताए तो वो वैल्यू। क्वेश्चन ने 20 रुपए बोला तो 20 रुपए लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला है तो इक्विटी शेयर के लिए क्या अज्यूम करेंगे? 10, प्रेफरेंस शेयर के लिए 100। और इसका क्या कोई टोटल में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वैल्यू है जो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दी जा रही है। उसके बाद सेकंड कैपिटल कौन सा? इश्यूड कैपिटल। क्या लगता है ये वो कैपिटल है जो हमने ऑफर किया है या जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है? जो कैपिटल हमने पब्लिक को ऑफर किया, ये भी सेम पैटर्न पे। अच्छा, क्या ये इश्यूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा हो सकता है? क्या उसके बराबर हो सकता है? क्या उससे कम हो सकता है? ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा, बराबर और कम चलेगा। क्या मैं कभी भी जिंदगी भर इसको ऊपर नहीं ले जा पाऊंगा? पहले मुझे ऑथराइज को चेंज करना होगा, और ऑथराइज को चेंज करने के लिए कहां चेंज करोगे? कुछ सुने हैं ना वर्ड, 2 डॉक्यूमेंट थे कुछ, एमओए और किस में चेंज होगा? एमओए में क्या क्लॉज था? कैपिटल क्लॉज। प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस कितना बेटा? फिर से 10 और 100 ईच। क्या ये टोटल में काउंट होगा? ये भी टोटल में काउंट नहीं होगा। तो फिर कौन सा वाला टोटल में काउंट होने वाला है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एग्जाम के अंदर ऑथराइज की डिटेल गिवन नहीं होगी तो आप जबरदस्ती ऑथराइज के बारे में नहीं बताएंगे, आप फिर डायरेक्टली बोलेंगे जी इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड सीधा। अगर तीनों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन है तो अलग अलग बताया जाएगा, वरना जो इंफॉर्मेशन गिवन है डायरेक्टली उसके बारे में लिख के आएंगे। सब्सक्राइब के अंदर कितने होते हैं बेटा? कौन कौन से? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। इसमें भी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कितने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर हैं आपके, ऑफ रुपीस कितना ईच है, 10 है या फिर 100 ईच है। सिमिलर पैटर्न पे ऐसे ही आपको बी पॉइंट में बताना पड़ेगा किसके बारे में? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के बारे में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, इसमें भी इक्विटी था और क्या था बेटा? प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस कितना ईच, 10 या फिर 100 ईच। क्या ऐसा हो सकता है कि, अच्छा एक और चीज,
सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कौन सा कैपिटल आता था, कौन से शेयर आते थे? मैं बोलता हूं, आप जवाब देना। जिनसे पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिल गए? नहीं। जिनसे पूरे पैसे मांगे पर मिले नहीं? यस और नो? यस। जिनसे पूरे पैसे मांगे ही नहीं? वो भी आ जाएगा। तो इसका मतलब पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला, वो कहां आता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ये बात मैंने आपको फाउंडेशन करते वक्त भी लिखवाई है। पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा मिला तो ही ऊपर आएगा, अदरवाइज ऊपर नहीं आएगा। वर्ड बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक टॉपिक था 12th क्लास फाउंडेशन वटेवर, कहीं भी पढ़ा हो, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। क्या लगता है आपको, ऊपर या नीचे? पैसा मिला तो फिर आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी बात नहीं है, आपको लिखना जरूर है। पैसा आना या ना आना इंपॉर्टेंस नहीं है। पैसा, शेयर इश्यू हुए हैं, पूरे फुल्ली पेड अप है, पैसे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसेट तो आया होगा ना, वो बताना पड़ेगा। इसका नोट लिखवाया जाएगा बाद में। अदरवाइज जब हम मेन बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम कहां पे लिखेंगे उसे? इधर। जगह हो तो ठीक, नहीं है तो नीचे नोट लिखवाऊंगा बाद में मैं। क्या लिखवाएंगे यहां पे? आउट ऑफ अबव डैश नंबर ऑफ शेयर्स, या जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इश्यूड फॉर, किसके लिए इश्यू किए गए? नॉन कैश कंसिडरेशन। उसके नीचे आपके पास जगह ना हो तो साइड में कहीं लिख दीजिएगा, वहां पे भी जगह नहीं है तो बाद में तो नोट लिखना ही है हमने इस चीज के बारे में। वापस एक और बात, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 100 ईच। अगर मैंने पूरा पैसा मांगा तो ऊपर आ चुका है, पूरा मिल भी चुका है तो ऊपर आया होगा। उसके अलावा बाकी के केसेस कहां आ जाएंगे? नीचे। और उस केस में मान लीजिए अगर आपने पूरा पैसा मांगा ही नहीं, आपने सिर्फ 8 ही मांगा है, तो 8 कॉल्ड अप या 80 कॉल्ड अप, वटेवर जो भी अमाउंट होगा। और कई बार ऐसा है जी, मांगने के बाद भी नहीं मिला है, तो वो किस नाम से आएगा? कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। फिर फाइनली बैलेंस यहां पे निकलेगा। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक है तो बोलिएगा। और इसके अलावा इसमें आप अलग से एक चीज ऐड करते थे, कौन से बेटा? शेयर्स फॉरफिटेड या फॉरफीचर अकाउंट, जिसका टोटल बाहर आएगा, सीधा बाहर, अंदर कुछ नहीं करना है, सीधा बाहर लिखना है। लेकिन इसमें कौन से वाले शेयर्स आएंगे? जो शेयर्स फॉरफीट किए बट नॉट क्या है? रीइश्यूड। शेयर फॉरफीट किए बट रीइश्यूड नहीं किए, इनटू किससे? अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर। अगर मैंने 1000 शेयर फॉरफीट किए, जिसमें से मैं 700 शेयर रीइश्यू कर चुका हूं, यहां कितने आएंगे? 300। और उन 300 में मैंने 4 रुपए फॉरफीट किया था, तो 300 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 1200। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? और इसके बाद ये बनेगा इसका टोटल, और इस टोटल में कौन सा आएगा बेटा? सारे आएंगे ऊपर वाले। फिर कौन सा वाला आएगा? ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल ये बनेगा। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है यहां तक की बात? तो फिर आज इतना रखेंगे अपने पास। आपकी बैलेंस शीट का एक नोट हमने सिर्फ लिखा है, इसके कुछ और पॉइंट्स अभी पेंडिंग है, इसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी 15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आप लोगों की टेक्स्ट की क्लास है, उसके बाद आपके साथ कंप्लीट करेंगे सर। ठीक है जी?
तो हमारी नेक्स्ट क्लास कब रहेगी अब आपके साथ? परसों, अभी इसी टाइमिंग पे रहेगी। इस वीक के अंदर 20 तारीख के आसपास आकर हम होपफुली शायद 2:30 बजे शिफ्ट हो जाएंगे और 1 मार्च से हम इसको रेगुलर कर देंगे। आपकी बाकी क्लासेस भी टेक्स्ट की भी और लॉ की कैसी रहेंगी? अब रेगुलर पैटर्न पे रहेंगी। मैंने आपको अपना करने का तरीका बता दिया है कि मैं 4 दिन और 2 दिन की रेशियो में चलूंगा ताकि आपको कनेक्टिविटी में दिक्कत ना आए। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या स्टार्ट किया है, एक चैप्टर स्टार्ट किया है और अभी ये चलता है, तो इसको मैं रेगुलर चलाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ इसका अब होमवर्क की बारी आ गई, आपको टाइम चाहिए, मैं एएस पे शिफ्ट करके एक साथ में एएस करा दूंगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बेटा ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट हो बता दीजिएगा, वरना अदरवाइज गौरव आपकी जो डाउट था उसके लिए आप ऋतु मैम से बात कर सकते हैं। ऋतु मैम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको सारी मिल जाएगी क्लासेस के रिगार्डिंग भी। ठीक है, चलिए फिर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय।